भाभी, मेरी ब्लैक कॉफी बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे देर हो रही है, निकलना है मुझे। भाभी, आपको पता है ना, मुझे कैसे कपड़े प्रेस करे हुए पसंद है। ये अच्छे से प्रेस नहीं हुए हैं, इन्हें दोबारा करके दो। भाभी, इस घर में क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैंने आपको कल ही बताया था ना कि कल मेरी छुट्टी है और मेरे को मत उठाना जल्दी। तो फिर इतना शोर क्यों हो रहा है? घर है या मच्छी मार्केट जो इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? अरे शांति से सोने भी नहीं दे सकते आप लोग। आइए मिलते हैं सक्सेना भवन के लोगों से, जहां पर नेहा अकेले ही अपनी 5 नंदों को संभाल रही थी, जो गांव से ब्याह करके शहर आई थी। उसकी 5 ननद आईएएस थी और नेहा सारा दिन अपनी 5 नंदों की देखभाल में ही लगी रहती। ये लीजिए शोभा दीदी, आपके लिए। ये कानों में लगाने से ना आपको हमारा शोर नहीं आएगा और जाकर सो जाइए। और ये मुझे दे दीजिए शिखा दीदी, मैं अभी दोबारा से प्रेस कर देती हूँ। शालिनी दीदी, ये आपकी काली वाली चाय। भाभी, से काली चाय नहीं, ब्लैक कॉफी कहते हैं। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? पर हमारे गांव में तो इसको काली चाय बोलते थे। बस ये थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन होती तो काली ही चाय है। ठीक है, मैं ब्लैक कॉफी पीकर जा रही हूँ अपने काम पे। अब शालिनी, शिखा और शोभा वो अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। नेहा बस घर पर सारा दिन काम ही क्या करती। उसने तो मानो अपने आप को काम में ही बिजी कर लिया था। तभी उसकी सास किशोरी ने आकर उससे कहा, नेहा बहू, कभी अपनी ननदों को छोड़कर अपना भी ख्याल रख लिया कर। जब भी देखती हूँ अपनी ननदों के पीछे ही घूमती रहती है। क्या चाहिए उन्हें, क्या नहीं चाहिए। तो क्या हो गया माँ जी, वो 5 मिलकर भी तो पूरे देश का ध्यान रखती हैं। तो कोई उनका भी तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए ना। तो हमको तो बड़ा गर्व होता है कि हमारी 5 ननद आईएएस है। सच में, माँ होने के बाद भी मैंने अपनी इतनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं संभाली जितनी तू अच्छे से निभा रही है। तूने तो मेरी 5 बेटियों को सर पर चढ़ा रखा है। अगर तू एक दिन भी नहीं रहती है ना, तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। किशोरी अपनी बहू नेहा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उससे खुश रहती, क्योंकि वो घर को बहुत अच्छे से संभाला करती थी। वो खुद अनपढ़ थी, लेकिन अपनी 5 आईएएस ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन की बात है, नेहा जब बाजार में सब्जियां लेने के लिए गई होती है, तो 2 गुंडे से छेड़ते हुए कहते हैं, अरे वाह भाभी जी, क्या कयामत लगती हैं आप। अरे आपकी चिकनी कमर देखकर हमारा ससुरा मन फिसल रहा है। कहीं हमको आपसे मोहब्बत ना हो जाए। अगर हो जाएगा तो भैया जी का क्या होगा। अरे यार, इसकी आंखें तो देख, मन कर रहा है डूब जाऊं। कितनी कजरारी है इसकी आंखें। ए गुंडा भाई, थोड़ा तमीज से बात करो। हमारी 5 ननद आईएएस है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि आपने हमारे साथ बदतमीजी की है, तो 5 की 5 ना आपको जेल की चक्की पिसवा देंगी। अरे क्यों मजाक करती हो डार्लिंग? एक घर में 5 आईएएस हो ही नहीं सकते। तुमको क्या लगता है तुम ऐसा बोलोगे हम डर जाएंगे? हम नहीं डरते धमकियों से। अरे मोरी मैया, हम तो तुम्हारी धमकियों से नहीं डरे। अरे हमारा तो दिल फिसल रहा है और ज्यादा ही। कितना सुंदर लगती हो और बातें कितना सुंदर करती हो। मन तो कर रहा है अभी तुमसे ब्याह कर ले। वो गुंडा बोलकर जब नेहा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसकी 2 ननद पायल और पलक वहीं पर आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी वर्दी पहनी हुई थी। उन्हें देखकर पहला गुंडा बोलता है, अरे मोरी मैया, अरे ये का है रे दादा, दूधू आईएएस ऑफिसर लगता है सच कर रही थी। अरे हमरी मैया, अरे हमरी मैया, हमको छोड़ दो। अरे हमको छोड़ दो, हमको मत मारना। अरे हमारे घर में छोटा छोटा पड़ोसी का बच्चा आता है ट्यूशन पढ़ने। अरे हमको छोड़ दो। अरे गलत पंगा ले लिया। अरे ससुर के नाती तुमको यही लड़की मिली थी छेड़ने को। तुम तो फंसे, ससुर के नाती हमको भी फंसवा दिए। इससे अच्छा घर पर हम अपनी पड़ोसन को छेड़ लेते। दीदी माफ कर दो दीदी। अरे दीदी, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लाओ अपना सामान दे दो, हम तुम्हें घर छोड़ाएंगे। दोनों गुंडे अब नेहा के पैरों में गिर पड़ते हैं। दीदी माफ कर दो दीदी। अरे हमको माफ कर दो, हमारा इस ससुर के नाती दोस्त हमको फंसा दिया। अरे हम लड़की नहीं छेड़ते हैं और हम तो आंटियां छेड़ते हैं। अब मेरा मतलब है हम किसी को नहीं छेड़ते, हम बहुत संस्कारी हैं। हमको छोड़ दो भगवान के लिए, हमको छोड़ दो। तभी नेहा अपनी दोनों नंदों से कहती है, अरे ननद जी, माफ कर दीजिए इन लोगों को। अरे शायद इनको पता नहीं था कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। नहीं भाभी, इनको तो सबक ना सिखाना ही पड़ेगा। इन लोगों ने
हमें क्या कमजोर समझा हुआ है क्या? हम भी दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। इन जानवरों को ना सबक नहीं सिखाया ना हमने, तो अगली बार इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और ये उससे और ज्यादा हरकतें करेंगे। नहीं, मैं तो नहीं झेल सकती। इनको अभी सबक सिखाऊंगी ना तो अगली बार हरकत करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे कि किससे पंगा ले रहे हैं। हाँ भाभी, जब ये जेल में जाकर चक्की पीसेंगे ना तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब तो इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। ए ससुर का नाती, शक्ल का देख रहा है? अरे भाग, अरे भाग अर्जुन भाग, अरे वरना ये लोग बहुत मारेंगी। अबे मुंह का देख रहा है? भाग ससुर का नाती, वरना चप्पल से पीट देंगे तुमको। इसके बाद दोनों गुंडे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और नेहा अपनी दोनों नंदों के साथ घर वापस आ जाती है। उसकी पांचों ननंद अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसके काम की कभी कदर नहीं करती। एक दिन जब नेहा सभी लोगों के लिए छुट्टी वाले दिन पराठे बना रही होती है तो शिखा कहती है, भाभी इतनी देर लगती है क्या पराठे बनाने में? इतनी देर में तो एक मुजरिम को एक देश से दूसरे देश में लेकर चली जाऊँ मैं। यार भाभी को किसने बोला था पराठे बनाने के लिए? कितना टाइम लगा दिया उन्होंने, और लगेगा भी क्यों नहीं। सुबह उठ के 2 घंटे मेकअप जो करती हैं, उसके बाद जाती है किचन में। ये बात सुनने के बाद किशोरी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, तुम लोगों को थोड़ी शर्म होनी चाहिए। नेहा जब देखो तुम्हारे पीछे लगी रहती है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती है वो, और तुम हो कि जब देखो उसकी बुराई करती रहती हो। माँ क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे इतना समय थोड़ी लगता है खाना बनाने में जितना भाभी को लग रहा है। अरे सारा दिन घर पे बैठ के वो खाना ही बनाती है, उससे ज्यादा करती क्या है वो? हम तो पूरा देश संभालते हैं। अरे उनको थोड़ा सा घर में काम क्या पड़ जाए वो तो काम कर बखेरा कर देती है। काम समय से करती ही नहीं है, पूरा टाइम घर पे बैठी रहती है। और माँ, अब आप एक अनपढ़ बहू से ना अपनी IAS बेटियों की तुलना तो बिल्कुल भी मत किया कीजिए। नेहा हाथ में पराठे लेकर रसोई से कमरे की तरफ जा रही थी और वो सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने आंसू छुपाते हुए अपनी ननंद को पराठे देती है और कहती है, माफ करना ननद जी, वो गैस है ना वो खत्म हो गई है, इसलिए पराठे बनाने में थोड़ा समय लग गया है। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और समय पर आप लोगों का सारा काम कर दूंगी। हाँ भाभी, हम माँ को यही समझा रहे हैं, लेकिन माँ है भड़कती रहती है बार बार। देखा ना माँ, भाभी को हमारी बात कितनी आसानी से समझ में आ गई। आप तो बेकार में ही हमें सुना रही थी। इतना बोलकर जब पांचों नंदे खाना खाकर अपने अपने कामों में बिजी होती हैं, ऐसे ही एक सुबह नेहा को काफी तेज बुखार आ जाता है और जब किशोरी उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वो तो बुखार से तप रही थी और उसको इस तरह से बीमार देखकर किशोरी कहती है, ये क्या बहू, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। अच्छा तू एक काम कर, आज तू आराम कर, मेरी 5 बेटियां खुद ब खुद इंतजाम करेंगी आज अपना। नहीं माँ जी, उन लोगों को मेरे हाथों का नाश्ता करने की आदत है ना, तो वह कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। अरे कभी तो दूसरों के बारे में छोड़कर अपने बारे में सोच लिया कर बेटा, तबीयत खराब है तेरी, तू आराम कर ले। नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि बस मेरी वजह से मेरी 5 ननद परेशानी झेले। नेहा ये बोलती है कि बुखार की हालत में कपकपाती हुई वो कर रसोई में जाकर अपनी 5 नंदों के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन तभी से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसकी 5 नंदे टेबल पर बैठी हुई कहती हैं, लो भाई, कल भाभी को इतना ज्यादा समझाया हमने, लेकिन भाभी के तो पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे हमने इतना ज्यादा समझाया बुझाया, लेकिन क्या ही बोले उन्हें, तो हम तो उनकी तरह ना अनपढ़ जाहिल लगते हैं। अरे अब हमें यही काम है क्या कि उनके नाश्ते का इंतजार करते रहें? इतना काम होता है, सारा दिन इतना थकान हो जाती है और फिर इनसे माथा लगाओ। वो 5 नंदे अपनी भाभी की बुराई कर रही थी। उन्हें ये नहीं पता था कि नेहा को बुखार था, लेकिन किशोरी को अच्छे से पता था कि उसकी बहू बीमार है। कुछ देर बाद जब वो रसोई में जाकर देखती है तो उसको दिखाई देती है नेहा, जो चक्कर खाकर रसोई में गिरी हुई थी, जिसे देखकर वो अपनी 5 बेटियों को आवाज लगाकर कहती है, पलक, पायल, शिखा, शोभा, जल्दी आओ रसोई में। आओ देखो तुम्हारी भाभी को क्या हुआ है, ये यहाँ पे चक्कर खाकर गिर गई है। 5 नंदे भागी भागी रसोई में आती हैं और उसको उठाकर सोफे पर लेटा देती हैं और कहती है, नेहा काफी बीमार थी, लेकिन उसकी 5 नंदों ने ये बात ना समझते हुए अपनी भाभी पर ही चिल्ला दिया। ये देखकर किशोरी को गुस्सा आ जाता है और उन 5 को सुनाते हुए कहती है, भाभी अपने जगह घर का सारा काम कर लेती है, लेकिन हमें भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना। सरकारी नौकरी है हमारी, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे लिए घर से ज्यादा देश इम्पोर्टेंट है। भाभी जो भी बनाती है हम सब वो बहुत प्यार से खा लेते हैं और कभी भी भाभी के खाने में कमी नहीं निकालते हैं। अगर हम ये चाहते हैं
कि भाभी हमें 2 वक्त की रोटी सही से दे, तो इसमें गलत क्या है? माना कि तुम देश चलाती हो, तुम लोग पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुमने कभी भी अपने भाभी की कदर नहीं की है, इसलिए वह हमेशा तुम्हारा सारा काम आगे से करती रही। और तुम हो कि तुम्हें कभी शर्म ही नहीं आई, ना ही तुम्हें उसका तपता शरीर दिखा। वो बेचारी तुम्हारे लिए बुखार में भी नाश्ता बनाने के लिए उठी, और तुम ऊपर से कह रही हो कि वो नाटक कर रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद पांचों नंदों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नेहा से माफी मांगते हुए कहती हैं, माफ कीजिए भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी कदर नहीं की और आपको समझा नहीं हमने। आप हमारे लिए कितना सब कुछ करती हो। हम हमेशा छुट्टी वाले दिन घर में आराम करते रहे, कभी रसोई में आकर ये तक नहीं देखा कि आपको शायद हमारी जरूरत हो सकती है। आपने हमें कितना लाड प्यार से रखा, इतना लाड प्यार से तो हमारी माँ ने भी कभी नहीं रखा। जितना आप करती हो ना भाभी हमारे लिए, आज के जमाने में उतना कोई भी नहीं करता। सच में हमें माफ कर दीजिए भाभी। आप एक अच्छी भाभी तो बन गई, लेकिन हम सब अच्छी ननद नहीं बन पाए। आप पांचों देश की सेवा करते हैं। अगर मैं आपकी सेवा करती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत गर्व होता है। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। मैंने आपकी बातों को भी कभी दिल से नहीं लगाया। मैं जानती हूँ कि आप बाहर जाकर तरह तरह के लोगों का सामना करती हैं। उनकी कड़वाहट भी तो आप घर लेकर आती हो ना, इसलिए मैंने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। इसके बाद 5 आईएएस नंदों से भरे हुए ससुराल में अब नेहा की कद्र होने लगी थी। उसकी सास किशोरी की तरह उसकी ननद भी समझ जाती है कि भाभी उनके लिए कितना कुछ करती है। इसके बाद वो सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं और प्यार से रहते हैं। सरला ने अपनी बेटी खुशबू की शादी कुछ महीने पहले ही की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी। आज तो मुझे पूजा के ससुराल जाना ही होगा। इनका तो रोज का हो गया है। मेरी बेटी भी कितना परेशान हो रही है। आज तक उसने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं देखे। अरे बहू, बूढ़ा अब तक घर नहीं आया क्या? कब का मैंने चीनी लेने के लिए भेजा था, देख अब तक नहीं आए। आते ही होंगे माँ जी, कोई मिल गया होगा तो उनसे बातें करने लगे होंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है। इस उम्र में भी इसकी गप्पे हाँकने की आदत नहीं गई। माँ जी, लगता है पापा जी आ गए। बोल दे इस बुढ़े से मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज आर या पार। माँ, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं आज। कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? और समधन जी, आप, मेरी बच्ची की शादी को अभी कुछ समय ही बीता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे समधन जी, आप बताया भी नहीं पूजा ने कि आप आ रही हैं, और पूजा को तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी और पापा जी तो मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन तू तो रात को रो रो कर कह रही थी ना कि मैं ये सब झगड़ा लड़ाई देख नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे घर बुला लो। अरे बहू, तूने मेरे और बुढ़े के बीच हुए झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना समधन जी को। और समधन जी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस उम्र में आकर मेरे बुढ़े को ना जाने क्या ही हो गया है। बस हर बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आप आ गई है ना, तो आप अपने समधी जी को समझा कर ही जाइएगा। सरला तो यहाँ अपनी बेटी का झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वो अपने समधी और समधन जी के बीच में फंस जाती है। अरे उमा, तुझे क्या हो गया? तुम मुझे समधन जी जैसी क्यों लग रही है? अरे तू तो समधन जी जैसी बन भी नहीं सकती। वो आपकी समधन जी है और मैं आपकी बीवी यहाँ पीछे खड़ी हूँ। इसका मतलब समधन जी आप? अरे आप कब आई? बताया भी नहीं मुझे। और कैसी हैं आप? बहू, समधन जी को खाना वाना दिया कि नहीं? हाँ, समधन जी की खातिरदारी करने के लिए बहू है ना। तुम अंदर चलो, तुम्हारी खातिरदारी मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से। अरे देखो, घर में मेहमान आए, थोड़ी इज्जत करो। मर्दों की इज्जत होती है घर में, थोड़ी इज्जत तो दे ही सकती हो। समधन जी को पता है कि घर में तुमने कितनी इज्जत कमाई है, तो उनके सामने अच्छा बनने की नाटक छोड़ो और जाकर खाना खाओ। वैसे भी मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती।
सरला अपनी समधी और समधन की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहती। अब अगली रोज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर जब सरला हॉल में आती है तो देखती है कि उसके समधी और समधन आपस में लड़ रहे हैं। पूजा बेटा, तू शांत क्यों नहीं करवाती अपने सास ससुर को? माँ, अब तो मुझे इन कुछ महीनों में पूजा की आरती और भजन से ज्यादा इनके लड़ने झगड़ने की आदत हो गई है। मेरी बच्ची भी कितनी हिम्मत वाली हो गई है जो सुबह सुबह इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही है। माँ चलो आप चलकर चाय पी लो, ये दोनों लड़कर खुद ही शांत हो जाएंगे। अरे यहीं ले आ चाय, झगड़ा देखते देखते पी लूंगी। सरला अब अपने समधन और समधी को लड़ते हुए देखकर चाय पी रही थी। इस उम्र में मुझे तुमसे और चाहिए ही क्या? प्यार करना तुम्हें आता नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना तो हमारे घर में दो निकम्मी औलादें नहीं होती। तुम अब की बात करो, पहले की नहीं। और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? इस उम्र में हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अब कितना साथ दूं? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बुढ़ापे में तो ठीक है, तुम्हें जैसा समझना है समझो। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे सच सवर कर तो तुम घर से ऐसे निकलते हो जैसे तुम्हें तो इस उम्र में कोई और पसंद कर लेगी और तुम मेरी सौतन ले आओगे इस घर में। अरे तुम्हें जो ठीक लगे तुम सोचो यार, मैं चला। लेकिन ये मत भूलना, इस उम्र में कोई तुम्हें एक कप चाय ना दे, लड़की तो दूर की बात है। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो। अगर मैंने ये बातें दिल पे ले ली ना तो देख लेना, इस घर में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। मजनू ये बोलकर बाहर चला जाता है। इधर उमा रोते हुए अपनी समधन से कहती है, अब आप ही बताओ, इस उम्र में ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझसे भला कैसे बर्दाश्त होगा? अरे जाने दीजिए समधन जी, इस उम्र में कौन समधी जी को भाव देगा? जाने दीजिए, कुछ भी बोलते हैं। नहीं समधन जी, आप नहीं जानती हैं, नुक्कड़ पर पान बेचने वाला जो है ना, उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ माँ, मेरी सास एकदम सही कह रही है। मैंने तो पापा जी को उस औरत से कितने दिन बातें करते हुए भी सुना है। और तो और एक दिन तो वो मुझसे मिलवाने भी उस औरत को लेकर आए थे। हाँ समधन जी, इस बुढ़े के पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, लेकिन अब ये बुढ़ा किसी और के पीछे अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है। माँ जी चलिए आप खाना खा लीजिए, छोड़िए, पापा जी का दिमाग तो वैसे भी खराब ही रहता है। देर शाम तक मजनू घर नहीं आता। उमा मजनू का इंतजार कर रही थी। अरे समधन जी, हम मंदिर होकर आते हैं, बुढ़ा आएगा तो पूजा खाना दे देगी। हाँ हाँ चलिए ना, मैं भी कई दिनों से मंदिर जाने का ही सोच रही थी। उमा और सरला अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुंचते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ किसी की शादी चल रही है। अरे समधन जी, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है, इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। राम राम, ऐसे ही लोग मंदिर बंद करवाएंगे। अरे पंडित जी, आप तो समझदार हैं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हो मंत्र? अरे जाने दीजिए समधन जी, हमें क्या, हम तो यहाँ पूजा करने आए हैं। आइए माता रानी के दर्शन करके चलते हैं। हे भगवान, मेरे बुढ़े को थोड़ी सी अकल दे दो। उसमें सिर्फ अकल की कमी है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। मैंने आज उससे कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर ली, अब तक घर भी नहीं आया है, ना जाने कहाँ होगा, कैसे होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समधन जी इतना मत सोचिए, समधी जी को अगर आपकी चिंता होती तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक कह रही हैं आप समधन जी। मजनू ये सब सुनकर अपना सहरा हटाता है और उमा को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, उमा तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं अभागा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम यहाँ? इसका मतलब कि यहाँ तुम शादी करने आए हो? हे प्रभु, तुम मुझे ये कैसा दिन दिखा रहा है? अरे ये सब छोड़ो, अब हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। पंडित जी रोक दीजिए शादी। उमा अपने बूढ़े को देखकर हैरान थी।
मंदिर में कुछ देर पहले वो जिसकी बुराई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा ही था। समधन जी, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस उम्र में। ये मेरी सौत लाने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे उमा, शांत हो जाओ, घर चल के बात करते। या तमाशा मत करो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी तभी तो तुम मुझे परेशान करने लायक रहोगे। भागो, कहाँ तक भाग पाते हो? इस उम्र में तुम पर जवानी चढ़ी हुई है ना। सत्यानाश हो इनका। कहाँ मैं अपनी बेटी की हिमायती बनकर आई थी और कहाँ अपने समधी समधन के सलाहकार बनकर रह गई हूँ। इस घटना के बाद उमा और मजनू के बीच सुलह तो नहीं होती, लेकिन बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है।